Hello everyone. I had received long time back a sincere request regarding ground radiometric survey, gamma ray spectrometry measurements, field equipments. Regarding this topic, especially from geological context, I have received a request. So in this video, after a long time, I am just again coming back with this nuclear physics for geology. It is going to be interesting. आप देखते रहिए बिकॉज ये जो भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में स्पेशली एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट जो एटॉमिक मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करता है यूरेनियम, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि आई एम ए जियोलॉजिस्ट, तो बीइंग ए जियोलॉजिस्ट जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझ पाता हूँ एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट के लिए कितना फिजिक्स जरूरत होता है, स्पेशली कितना तक हम लोग ग्रिप कर पाएंगे जो रेलिवेंट होता है फील्ड जियोलॉजिस्ट के लिए, उस एस्पेक्ट्स में हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। सो इसका शुरुआत करते हैं। फर्स्टली आप एक चीज़ बोलिए, नेम द एलिमेंट आइसोटोप विथ हाफ लाइफ कोइंसाइडिंग विद द एज ऑफ द अर्थ। 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप समझ गया, एक ऐसा हाफ लाइफ क्या है वो भी आपको तो इतना तो समझ में है, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है गिवन सिंगल रेडियम एटम, कोई भी एटम, रेडियम एक फिसाइल एटम होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम होता है। कैन एनीवन से व्हेन विल इट डीके? एंड थर्ड क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी? दोनों सेम चीज है क्या? ठीक है, तो आइसोटोप क्या है? कोई भी एलिमेंट जब बनता है ना, उसका प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर वो तो मेन होता है। सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रहता है। प्रोटॉन नंबर से एलिमेंट का कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिटी बनता है। तो ऐसा सेम एलिमेंट का बहुत सारा वेरिएशन रहता है जिसमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंसेस रहता है, दैट इज मास नंबर डिफरेंस हो जाएगा। हालांकि प्रोटॉन नंबर सेम है, तो ये सब आइसोटोप, ये सब एलिमेंट्स को आइसोटोप बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोटोप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम को ही मान लीजिए, यूरेनियम का 235 238 एटॉमिक नंबर का 2 आइसोटोप है, और भी है 235 भी है, ठीक है। तो इसका किस लिए होता है? न्यूट्रॉन नंबर वेरिएशन है। सभी में 92 नंबर सब प्रोटॉन रहता है, बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट रहता है, ठीक है। सो ऐसा आइसोटोप है जैसे कि यूरेनियम 238 का, उसका हाफ लाइफ है 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ का एज भी 4.6 बिलियन ईयर्स है ना। तो वैसा करके आप सभी को याद रख सकते हैं। यूरेनियम 235 का कितना होता है? 750 मिलियन ईयर्स के आसपास होता है, ठीक है ना। एक रेडियम आइसोटोप, रेडियम यूरेनियम का ही एक डॉटर प्रोडक्ट होता है जो खुद अगेन फिसाइल होता है, खुद अगेन रेडियो एक्टिविटी से डीके होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो कब होगा ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसका रेडियो एक्टिविटी का गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे तुम्हारा पूरा दिन में, हमारा सपोज ऑफिस आवर्स में 8 घंटा का ऑफिस आवर्स है फॉर एग्जांपल, है 9 से 5 o'clock। सो 8 घंटा में लगभग मेरा ऑफिस टाइम पे मान लो 24 कॉल तो आ ही जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि 8 घंटा में 24 कॉल आ रहा है मतलब 1 घंटा में 3 आएगा। ऑन एन एवरेज 24 आ जाता है ऑफिस टाइम में, बट दोपहर 11 से 12 के बीच में 3 आएगा, 12 से 1 के बाद टाइम में भी 3 आएगा, ऐसा करके नहीं होगा। कभी 10 आ जाएगा, कभी 2 घंटा में कुछ नहीं आएगा। ऑन एन एवरेज 24 आवर्स या 8 आवर्स में 24 कॉल्स आ ही जाएगा। रेडियो एक्टिव डीके भी ऐसा करके ही होता है। ऐसा फिक्स नहीं कि कब डीके होके कितना हाफ हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, कितना डीके प्रोडक्ट बन जाएगा, इंस्टेंस में बोल नहीं सकते, ठीक है। एंड रेडियो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी क्या है उसको समझ लेते। एक्टिविटी क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कोई भी फिसाइल एटम, फिशन क्या होता है?
कोई भी न्यूक्लियस जो होता है ना एटम का, कोई भी एटम क्या होता है, सब सिंपल वे में बोलो, एलिमेंट क्या होता है, ऐसा करके एक एक करके अगर पीछे जाओगे, एलिमेंट क्या होता है जो एटम से बनता है, किस टाइप का एटम से बनता है, एक सिंगल टाइप का एटम से ही बनेगा एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट एटम रहने से उसको एटम का कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलोगे, है ना। एटम इज द सबसे फंडामेंटल यूनिट है। सो एटम को ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, उसको एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहेगा, सभी में सब रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी एलिमेंट में रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स रहेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट में। ठीक है, सो बहुत सारा एटम मिलके क्या करता है, मॉलिक्यूल करता है। मॉलिक्यूल मतलब क्या है, हम लोग जो जो भी काम करते हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मिनरल्स सब मॉलिक्यूल है ना, H2O पानी मॉलिक्यूल है, यही 6 एटम है ना। सो यही एटम में कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो बैलेंस है न्यूक्लियस में, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। एलिमेंट का जो एटम है वो स्टेबल कैसे रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का बैलेंस से, न्यूक्लियस का। ठीक है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जैसा घूमते रहेगा, लेकिन ये ऐसा करके देखो, डिफरेंट शेल में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में स्पेसिफिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, है ना। ना N/P रेशियो जो होता है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। तो बहुत सारा प्रोटॉन या बहुत सारा न्यूट्रॉन रहने से न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को सेम चार्ज डिस्ट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को, है ना, तो रहना नहीं चाहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन बैलेंस करता है, बहुत क्लोज रहता है, बोल के फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 सेंटीमीटर रेंज में, मीटर रेंज में रहता है। उतना क्लोज एसोसिएशन में ग्रेविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दूसरे को जितना चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम का जो ये है चार्ज, अपोजिट सेम चार्ज एक दूसरे को ये का रिपल्स करेगा, उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहता है। तभी रह पाता है न्यूक्लियस स्टेबल। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, क्लाउड कोई फिक्स नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि शेल में इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। कौन सा टाइम में किस में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स नहीं रहते, क्लाउड जैसा करके घूमते रहता है। ठीक है, तो यही कोई भी एटम जब कभी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1:1 रहता है, कम जब एटॉमिक नंबर रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा एटम, भारी एटम जैसा यूरेनियम 92 या फिर थोरियम 90 प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में। तो इतना सारा प्रोटॉन जब रहेगा ना, वो बहुत अनस्टेबल रह जाता है। तो उसको इवन N/P रेशियो जो होता है, शुरू में 1:1 रहता है, जब 1.54 हो जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाने से N/P रेशियो, वो एटम स्टेबल नहीं रह सकता है। ठीक है, सो जब एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, दैट मीन्स N/P रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो N बाई कम हो जाएगा। ठीक है, 1.54 से कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया, मतलब एक दूसरे को ये करेगा, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने से क्या होगा, न्यूक्लियस से मटेरियल निकलने का कोशिश करेगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, है ना। सो रेडिएशन इज वही, इसी चीज को बोलते हैं, किससे को, एनर्जी इन मोशन। मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है, एनर्जी दैट emit from certain source and travel through space in speed of light, or may not be speed of light, उसको बोला जाता है रेडिएशन। सो रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। सो रेडियो आइसोटोप क्या है, अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट दैट डिकेज और डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, emitting एनर्जी। अप्रोक्सीमेटली 5000 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स रहता है। ठीक है,
नाउ आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या है? जो रेडिएशन आयोनाइज करता है, मतलब इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर देगा। आयन मतलब क्या है? इधर कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाएगा प्रोटॉन के मुकाबले में, या फिर प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम रहेगा, तब आयन हो जाएगा। बैलेंस नहीं रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन। बीटा क्या होता है? बीटा प्रोटॉन होता है क्या, या इलेक्ट्रॉन होता है? क्या होता है बीटा? बीटा और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस ही क्या है? बीटा तो माइनस नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, लेकिन रियलिटी में ये न्यूक्लियस से निकलता है। न्यूक्लियस से कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जो न्यूट्रॉन रहता है ना, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है बीटा और पॉजिट्रॉन में। ठीक है, पॉजिट्रॉन मतलब क्या है? मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव भी होता है कभी कभी। तब क्या होता है ना, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सो बीटा निकलने से जब बीटा माइनस निकलेगा, क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। बट जब बीटा प्लस निकलेगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा, दूसरा दूसरा एलिमेंट बन जाता है। सिमिलरली अल्फा 2He4 है ना, हीलियम जैसा ही है। गामा, गामा है कोई भी एनर्जी, गामा, एक्सरे, वो सब आएंगे। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी जो चार्जलेस है ना, भारी। सो रेडिएशन सोर्स क्या है हमारा? इस दुनिया में सभी चीज रेडिएशन सोर्स है। रेडियो एक्टिविटी सभी में है, हमारा बॉडी में भी है। पॉइंट इज दैट एक सर्टेन मात्रा में है, उससे ज्यादा होने से वो हार्मफुल है कोई भी चीज। तो उसको क्रिटिकल मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन मास जिससे ज्यादा हो जाने से वो ऑटोमेटिक फिसाइल रिएक्शन सस्टेन कर पाएगा। उसके नीचे होने से रेडियो एक्टिव है, लेकिन वो बहुत खतरनाक नहीं है, बॉम्ब जैसा मत सोचो। बट रेडिएशन इटसेल्फ डेंजरस है, बट उसका डोज के ऊपर डिपेंड करता है कितना, वो भी आऊंगा ना। हम लोग जब फील्ड करते हैं ना, उस चीज के बारे में पहले सोच लेते हैं। हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं? सेंटीमीटर काउंटर से एक्सपोजर रेट मेजर करते हैं ना, मिली रंजन पर आवर या रंजन पर आवर। रंजन एक्सपोजर का यूनिट होता है, रेडिएशन का डिफरेंट यूनिट होता है, मैं बोलूंगा। तो पर आवर, तो एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर रेट। ठीक है, रंजन मतलब ईएसयू पर सीसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इतना रेडिएशन है जो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना चार्ज बनाएगा, उसी को बोलते हैं रंजन। सो पर घंटा में कितना रंजन करेगा, तो एक्सपोजर रेट, जो चीज हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअली, है ना। तो उसका तरीका होता है, एक बहुत सारा अच्छा कैलकुलेशन है। देखो कांस्टेंट है कुछ कुछ, जैसे 1 ppm थोडियम के लिए 1 मीटर डेप्थ में हमेशा 0.31 मल्टीप्लाई करना है पर पीपीएम के साथ। सो 1 ppm होने से 1 इंटू 0.31, 5 ppm होने से 5 इंटू 0.31 फॉर 1 मीटर डेप्थ में अगर सोर्स है तो। सिमिलरली थोडियम के लिए है, पोटेशियम के लिए है, 50 मीटर के लिए अलग हो जाता है ये कांस्टेंट। सो 1 मीटर डेप्थ में अगर 12 ppm थोडियम, 3 ppm यूरेनियम एंड 3.4% पोटेशियम रहता है, तो एक्सपोजर रेट क्या आएगा? 12 इंटू 0.31, 3 इंटू 0.64 प्लस 1.53 इंटू 3.4, सो 10.84 माइक्रोरंजन पर आवर आएगा। सिमिलरली 50 मीटर होने से अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, ये वैल्यू। ठीक है, सोर्स कितना नीचे रहेगा, कितना भी हो, एक्टिविटी कितना दिखाएगा, एक्सपोजर रेट कितना दिखाएगा, वो इस फैक्टर से मेजर होता है। ठीक है, नाउ यूनिट में आ जाओ। यूनिट का क्या है? रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस, जिसको बेकरेल के माध्यम से बोला जाता है, ऐसा यूनिट। और एक यूनिट है क्यूरी बोलता है। क्यूरी और बेकरेल में कन्वर्शन फैक्टर है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन। एक डिसइंटीग्रेशन मतलब एक बेकरेल, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन मतलब 1 कुरी, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरेल ओनली। ठीक है, फर्दर एब्जॉर्ब डोज, देन डोज इक्विवेलेंट, देन एक्सपोजर। हम लोग एक्सपोजर ऑलरेडी डिस्कस किया ना,
कितना है, कोई भी जगह पे कितना आयोनाइज करेगा कोई किसी मटेरियल को, उसी का यूनिट है एक्सपोजर, है ना। हम लोग एक्सपोजर रेट मेजर करते हैं, लेकिन एक्सपोजर क्या है, फॉर एग्जांपल रॉन्जन क्या है, ESU पर सीसी। सिमिलरली ऐसा यूनिट में कूलम बोला जाता है ना, चार्ज का यूनिट पर केजी को हिसाब से, ये वॉल्यूम में बोलते हैं रंजन, ये केजी के हिसाब से बोलते हैं। इतना ही डिफरेंस है एक्सपोजर का। फर्दर डोज क्या है, डोज वो है एब्जॉर्प्शन का यूनिट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर केजी। ठीक है, पहले वाला चार्ज था, अभी एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर करा रहा है। ठीक है, ये देखो रेड मतलब क्या है, डोज कॉजिंग 100 आर्क, 1 आर्क इक्वल टू 10⁷ जूल होता है। ठीक है, सो ऐसा कन्वर्ट करने से क्या होगा, 1 रेड इक्वल टू 0.01 ग्रे, ग्रे मतलब क्या है 0.01 जूल पर केजी। पर केजी एक मैटर है, हाँ, एक मैटर के ऊपर अगर कोई रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहा है, कितना एनर्जी उसके ऊपर फेंक रहा है, वही है कितना एनर्जी रेडिएशन उस मैटर का पर केजी में स्टोर हो रहा है। सो ये एनर्जी देना मतलब वो डेंजरस है ना, ये मैटर है। ठीक है, जब बायोलॉजिकली होगा, हमारा टिश्यू के ऊपर आएगा, तब तो वो डेंजर हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल चीज के मेजर करने के लिए डोज इक्विवेलेंट डोज मेजर करा जाता है। बात सेम है, जब उसके साथ एक हमारा टिश्यू फैक्टर, बॉडी का मटेरियल का भी फैक्टर यूज हो जाता है। वो तो पत्थर या हवा में पानी में इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा बायोलॉजिकल टिश्यू के साथ करने से पानी का बराबर नहीं होगा ना, हमारा कितना क्षति पहुंचेगा वो जानने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए टिश्यू फैक्टर करा जाता है। ठीक है, देखो क्वांटिटी ऑफ डोज एब्जॉर्ब डोज ही है, एक ग्रे मतलब जूल पर केजी है, फिजिकल क्वांटिटी है। बट जब हम लोग उसी को सीवर्ट में बोलते हैं, सेम चीज है, देखो जूल पर केजी, बट बायोलॉजिकल इफेक्ट चलते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। सो द सीवर्ट रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट of the deposit of 1 joule of radiation energy in 1 kilogram of human tissue। अभी 1 किलोग्राम ऑफ एनी मैटर बोल रहा था ना, अभी इसमें ह्यूमन टिश्यू लेके आ गया। ठीक है, सो इसी में देखो, अभी अभी देखो और एक अच्छा चीज दिखाता हूँ, इसी में देखो। सो एब्जॉर्ब डोज हो गया ना, डिफरेंट यूनिट जूल पर केजी। इक्विवेलेंट डोज मतलब इसके साथ WR मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो रेडिएशन वेइंग फैक्टर बोला जाता है इसको, दिस इज डायमेंशनलेस फैक्टर। सो जूल पर केजी यूनिट रहेगा सीवर्ट का भी, बट वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। फर्दर टिश्यू वाइज अलग कर देने से उसको इफेक्टिव डोज बोलोगे। ये तो ओवरऑल बॉडी का 1 केजी बोल दिया, 1 केजी में कौन सा पोर्शन में कितना जा रहा है, सपोज देखो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी यूनिफॉर्मली एक साथ करके इफेक्टिव डोज होता है। देखो ऑर्गन डोज डिफरेंट जगह का, डिफरेंट बॉडी पार्ट का, मैं दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसको ब्रीफ कर दो। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ डीके। ठीक है, क्यूरी है यूनिट, 1 ग्राम रेडिएशन डिसइंटीग्रेट जब होता है, कैसे होता है, बेकरेल है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसमें 1 ग्राम ऑफ रेडियम जब डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ रेडियम डिसइंटीग्रेट करने को बोला जाता है पर सेकेंड में, सेट उसको बोलते हैं कुरी। तो कितने के बराबर होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरल का इक्विवेलेंट होता है। सो 1 मिली कुरी इक्वल टू 37 मेगा बेकरल। ये सब कन्वर्सन आप तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट कन्वर्सन करो। एक्सपोजर क्या है, मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एयर, अभी बोल रहा था। सो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन रॉन्टगेन, ESU पर सीसी, चार्ज प्रोड्यूस इन एयर फ्रॉम आयोनाइजेशन बाय गामा और एक्सरेज, इसी को एक्सपोजर बोलोगे ना। एक्सपोजर रेट को हम लोग मेजर करते हैं इन फील्ड, तो हवा में रखते, हवा में हम लोग काउंटर को जस्ट टच करके रखते हैं, डिटेक्टर मटेरियल के साथ कैसे करते हैं उसको, उससे ही हम लोग मेजर करते हैं ना, बोलेंगे हम लोग। Absorbed dose similarly energy deposited by any form of ionizing radiation in a unit mass of material, unit mass of material बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट हो जाने से या इफेक्टिव डोज होने से यूनिट हमारा बॉडी टिश्यू का बात आ जाएगा। सो रेड को रॉन्टगेन एब्जॉर्ब डोज बोलते हैं। ठीक है, ग्रे
ग्रे मतलब 100 रैड, सिमिलरली सीवर्ट मतलब 100 रेम, है ना। सो इक्विवेलेंट डोज कैसे करते हैं, अगेन देखो समेशन ऑफ ये जो वेइंग फैक्टर बोल रहा था ना इनटू डोज, ठीक है। इधर देखो एच टी मतलब क्या है, इक्विवेलेंट डोज इन सीवर्ट एब्जॉर्ब बाय टिश्यू, टिश्यू को टी बोल रहा है। सो डी टी आर इज क्या है, एब्जॉर्ब डोज इन ग्रेज इन टिश्यू बाय रेडिएशन टाइप आर। देखो टाइप भी आ रहा है, रेडिएशन टाइप कौन सा टाइप है, गामा अल्फा बीटा। एंड डब्ल्यू आर इज द रेडिएशन वेइंग फैक्टर डिफाइंड बाय रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन आईसीआरपी, ये लोग बहुत सारा स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू देके रखा है, ठीक है, और अच्छा तरह समझाता हूँ। ये एग्जांपल देखो, an absorbed dose of 1 gray by alpha particle, ठीक है, 1 gray alpha particle will lead to equivalent dose of 20 sievert, क्योंकि टिश्यू वेइंग फैक्टर आ गया ना, 1 ग्रे ही था 1 ही होना था, लेकिन टिश्यू वेइंग फैक्टर है 20, सो मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया 20 sievert वैल्यू आ गया। An equivalent dose of radiation is estimated to have the same biological effect as an equal amount of absorbed dose of gamma rays which is given a weighing factor of 1। सभी का 1 होता है, गामा और अल्फा का 1 देखा होगा वो भी। So to obtain equivalent dose for mixed radiation type energies, sum is taken over all types of radiation doses। This takes into account contribution। ये देखो ये आईसीआरपी बोल रहा था ना। सो ये जो डब्ल्यू आर है रेडिएशन वेइंग फैक्टर, डिफरेंट के लिए देखो एक्स रे गामा रे बीटा माउस इसके लिए 1 ही रहता है सभी का सेम। हाउएवर न्यूट्रॉन के लिए देखो अलग अलग होता है, बिकॉज न्यूट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी कंडीशन रहता है, फास्ट न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन, है ना। इसलिए लेस देन 1 MeV न्यूट्रॉन का क्या होता है वेइंग फैक्टर अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन का डैमेज का पोटेंशियल अलग अलग रेंज में अलग अलग होता है। सिमिलरली प्रोटॉन का अलग होगा 2, अल्फा पार्टिकल्स का 20 होता है ना, अभी बोल रहा था ना, तो इसीलिए अल्फा का ये 20 मल्टीप्लाई होकर 20 सिबेट बोल रहा था, ठीक है। बाकी होने से 1 ही रह जाएगा, एक्स रे गामा रे होने से 1 ही रह जाएगा। नाउ इसको छोड़कर टिश्यू वेइंग फैक्टर का क्या है, ये देखो डिफरेंट टिश्यू अलग अलग लिवर ये थायराइड सभी का आईसीआरपी डिफरेंट टाइम पे ये रेगुलेट करते हैं वो लोग अच्छी तरह स्टडी करके फाइनल देखो 2007 में क्या वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड करा दिया। सो सभी का टोटल करके हो जाता है इफेक्टिव डोज, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू कौन सा पोर्शन, इसमें और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो इफेक्टिव डोज अभी समझ गया था ना, इक्विवेलेंट डोज समझ गया था। इफेक्टिव डोज क्या है, समेशन करना है टिश्यू वेइंग फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज के साथ अगेन टिश्यू को अलग अलग करना है, जैसे फॉर एग्जांपल when the whole body is evenly exposed to 1 milli gray of gamma radiation, क्या होगा, गामा रे मतलब 1 ही रह जाएगा, रेडिएशन वेइंग फैक्टर तो 1 है, अल्फा होने से 20 होता है। नाउ टिश्यू वेइंग फैक्टर क्या है, देखो बोन मैरो के लिए 1 ही रहेगा, 0.12 रहेगा, कोलोन के लिए ऐड होते रहेगा 0.12, लंग्स के लिए 0.12, स्टोमक के लिए 0.12, स्किन के लिए 0.01। सो टोटल मिला के कितने मल्टीप्लाई करो 1 मिलीसीवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करके होता है। हाँ ये तो टोटल बॉडी का। अगर ब्रेन के हिसाब से देखोगे ब्रेन में क्या क्या टिश्यू रहता है, थायराइड, थायराइड में ये देखो व्हेन ओनली हेड, हेड में क्या क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा, थायराइड रहेगा, सिल्वरी ग्लैंड रहेगा, डिफरेंट टाइप का टिश्यू रहेगा। सो हेड में सेम हेड में 1 मिलीग्राम कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो इफेक्टिव डोज कितना होगा 0.4 रह जाएगा थायराइड के लिए, प्लस 0.01 रहेगा ब्रेन के लिए, 0.01 सिल्वरी ग्लैंड, बोन मैरो के लिए क्या रहेगा 0.12 इसके लिए, तो टोटल करके 0.07 मिलीसीवर्ट आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंस। नाउ मेन चीज में आ जाओ, व्हाई रेडियोमेट्रिक prospecting methods are mostly based on detection and measurements of gamma। गामा क्या क्या करता है इंटरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो जानते हो क्या क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स करते हैं ना, एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन करता है ना, इतनी 3 पद्धति में। सो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस में डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन डिफरेंट इंटेंसिटी में हो सकता है।
फॉर कॉमन रॉक्स कंप्राइजिंग एलिमेंट्स ऑफ जेड वैल्यू जितना रहेगा 11 और 20 में, उसमें क्या होगा, कॉम्पसन स्कैटरिंग ज्यादा होता है ना, ठीक है। गामा रे एनर्जी अबव 100 के भी होता है ना। एंड रॉक्स एंड मिनरल्स जनरली एमिट गामा रेडिएशन ड्यू टू देयर क्या है, नेचुरल कंटेंट ऑफ यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। ये सब पॉइंट पहले समझ लो, फिर समझ में आएगा क्यों गामा रे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यूरेनियम थोरियम में गामा रे एमिटर ही रहता है बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स वे में। टेरेस्ट्रियल गामा रेडिएशन में मैक्सिमम 2.62 MeV एनर्जी वो थोरियम सोर्स से होता है, 1.76 होता है यूरेनियम सोर्स का, और पोटेशियम को 1.46 MeV का स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है गामा एनर्जी का है। सो ऑन एन एवरेज क्या गामा रे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाता है, 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ रॉक्स ऑफ एवरेज डेंसिटी 2.4 ग्राम पर सीसी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल गामा रे कितना अच्छी तरह पेनिट्रेट कर पाता है, बाकी लोग तो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, तो डिटेक्ट करने का सवाल भी नहीं आएगा ना, ठीक है। देखो जैसे कि अल्फा अल्फा तो इधर ही फिंगर में ही रुक जा रहा है, बीटा एटलीस्ट और थोड़ा आएगा, ठीक है, स्मॉल इसमें रुक जाएगा स्टील प्लेट में। गामा के लिए देखो लेड ब्रिक जरूरत होता है, बाकी नहीं होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए और भी खतरनाक, न्यूट्रॉन के लिए कंक्रीट जरूरत होता है। बीटा हालांकि एल्यूमिनियम में भी रुक जाता है। अल्फा तो तुम एक A4 साइज पेज या हमारा बॉडी मास हाथ का स्किन में भी रुक जाता है। तो इतना सब चीज से क्या पता चल रहा है, गामा बहुत पेनिट्रेट कर पाता है, चार्ज भी है, गामा सिग्नल देता है। न्यूट्रॉन तो चार्ज फ्री है, न्यूट्रॉन को मेजर करने का अलग तरीका है, मुश्किल होता है, ठीक है। फिर भी एक बार ओवरऑल देख लो, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल के छोड़ देते गामा बोल के, एक्चुअली नेम ऑफ द रेडिएशन बोलने से इंटायर जो खिचड़ी जो भी चीज होता है क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन, अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत बहुत सारा चीज रहता है ना, फिशन फ्रैगमेंट्स, इंटायर रेडियो एक्टिव चीज बने, रेडियो एक्टिविटी का डोमेन में इतना सारा टाइप का रेडिएशन होता है। रेडिएशन मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, आयोनिक रेडिएशन भी हो सकता है, सब चीज को इंक्लूड करो तो ऐसा होता है, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा रेडिएशन डिटेक्शन का, तभी तो डिटेक्शन का प्रिंसिपल समझना है ना, वही प्रिंसिपल में हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, तभी तो फील्ड में हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। All kinds of material for radiation detection utilize the basic fact that this radiation interact with detector matter and as a result interacts detector material क्या करेगा, उसका एनर्जी थोड़ा कंज्यूम करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर रिटर्न आने के टाइम पे एक पर्टिकुलर सिग्नल देगा, है ना। सो मटेरियल क्या करेगा, इंटरेक्शन में क्या करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी फुल्ली और पार्टली क्या देगा, तुम्हारा डिटेक्टर को जब देगा तब डिटेक्टर कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाएगा, वही सिम्टम मेजर करते हैं, ठीक है। तो सिम्टम क्या क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन हो सकता है, जैसे कि इन गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इसमें मिक्सचर ऑफ आर्गन, ये सब में क्या, जब हेलोजन, ये सब में जब डिटेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा इस मटेरियल के साथ, वो मटेरियल को आयोनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा, तो आयोनाइज आयोनाइज हो जाएगा ना तुम्हारा वो गैस, और गैस आयोनाइजेशन होने से क्या होगा, एक्साइटेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग भी हो सकता है, इधर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट रहता है ना, SPDF बोल के सब सेल्स रहता है, 1 2 3 4 करके सेल्स रहता है ना। सो एक्साइटेशन होने से हायर स्टेज में जाएगा, फिर रिटर्न आएगा जब नॉर्मल स्टेज में, उस टाइम क्या एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी सिग्नल के माध्यम से हम देख पाएंगे। अदरवाइज सिंटिलोमीटर में क्या करता है, डायरेक्ट सिंटिलेशन करता है, कैसे करते हैं, एमिशन ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फिल्म सिंटिलेटर्स। सिंटिलेटर्स क्या है, जैसे सोडियम आयोडाइड है, सोडियम एक्टिवेटेड, उसमें क्या होता है, वो क्रिस्टल में जब गामा रे इंटरेक्ट करता है हेलियम के प्रेजेंस में, क्या करता है, सोडियम आयोडाइड एक्साइटेड हो जाता है, फिर एक्साइटेड से नीचे की ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम पे क्या करता है, लाइट छोड़ता है ना, वो लाइट को हम लोग विजिबल लाइट सिंटिलेटिंग करता है कभी कभी,
उसी को मेजर करते हैं। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, अल्ट्रावायलेट आके जाता है हायर एक्साइटेशन से, जब लोअर नीचे आएगा तब विजिबल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यूवी का हायर एनर्जी, विजिबल का रिलेटिवली लोअर एनर्जी। यूवी दिखता नहीं, विजिबल दिखता है। तो यूवी इंटरेक्ट करेगा यूवी लैंप में रखने से और विजिबल लाइट दिखाएंगे ना, समझ रहे हो ना बात को। नाउ फिर लिबरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, एक्टिवेशन सेकेंडरी, बहुत सारा फैक्टर्स होता है। शेरिन रेडिएशन, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कलरफुल रखता है ना, फिशन, सब चीज हो सकता है डिटेक्टर ना। चॉइस ऑफ डिटेक्टर, इतना सारा डिटेक्टर तो हो सकता है प्रिंसिपल, बट हम लोग जो हैंडी, हम लोग जो सिचुएशन में उसके भी सब हिसाब से डिटेक्टर को सेट करना है ना। डिटेक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है थियोरेटिकली। सो इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, दैट इज टाइप ऑफ रेडिएशन टू बी डिटेक्टेड। हम लोग क्या गामा रे चूज कर रहे हैं ना। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू बी डिटेक्टेड, कौन सा एनर्जी का करेंगे। यूरेनियम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, 1.76 MeV वाला है ना। सोडियम करने से भी 2.62, एंड पोटेशियम मान लो 1.46, एटलीस्ट ये तीनों को करना है ना। फिर टाइप ऑफ मेजरमेंट, एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी टू बी कैरिड आउट, काउंट रेट, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन। डिपेंडिंग ऑफ रिजोल्यूशन भी डिफरेंट काउंटर, जैसे कि नॉर्मल एनालॉग सेंटीमीटर का डिटेक्शन अलग होता है, डिजिटल सेंटीमीटर माइक्रो रंजन में देता है, एनालॉग मिली रंजन में देता है, वो लेंगे रंजन पर आवर, माइक्रो रंजन पर आवर, जो भी हो। efficiency of detector desired, specified energies, mode of detector operation, जैसे कि गामा रे लॉगिंग के टाइम पे बोरहोल के अंदर घुसा रहे हो गामा रे प्रोब ना, वायरस जीएम ट्यूब, वायरस सरफेस ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट सेंटीमीटर लेके घूम रहे हैं, सरफेस में रखते हैं। कभी कभी क्या कोई वॉल में करते हैं हम लोग, सील्डेड प्रोब लॉगिंग करते हैं। एक एक जगह के लिए अलग अलग टाइप का डिजिटल। लैब में क्या करते हैं, बीटा गामा भी करते हैं ना। फिर कभी कभी जब गामा स्पेक्ट्रोमीटर के बाद कोड ऐसे करते हैं, बहुत सारा छह गामा जीएम ट्यूब को रखते हैं ना, इसको 4 पाई जियोमेट्री बोलते हैं। 4 पाई जियोमेट्री के बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी स्टेरिडियन बोल के है ना, वो वीडियो भी देख सकते हो। सो इट इज अ चॉइस ऑफ डिटेक्टर जो है मैटर करता है फाइनली। तो एक इंटायर डिटेक्टर का लिस्ट भी देख लो, इससे बाहर डिटेक्टर तो नहीं होगा। अल्फा के लिए कितना सारा 8 टाइप का डिटेक्टर होता है। बीटा के लिए स्पेशली जीएम ट्यूब भी मेनली होता है, बट दैट स्पेसिफिकली डिजाइंड पैनकेक डिटेक्टर बोलते हैं कभी कभी ना, बीटा गामा के टाइप लैब में बनते हैं। गामा डिटेक्टर में क्या है, जीएम ट्यूब होता है, सिंटलेटिंग क्रिस्टल होता है। देखो दैट इज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिव प्रोसेस जीएम ट्यूब, एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एवलांच, प्रोडक्शन इन गैस फिल्ड मीडियम, है ना। बट आज का जमाने में ज्यादा यूज क्या होता है, सिंटिलोमीटर क्रिस्टल होता है, सिंटिलेटिंग क्रिस्टल, दैट इज सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड डोप्ड बोला जाता है ना। सो ये सब है, पॉपुलर चॉइस तो सेंटीमीटर ही है। नाउ एनी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रेडिएशन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ क्या है, क्या क्या कंपोनेंट रहता है काउंट, मेनली रेडिएशन डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन, हाई वोल्टेज टू एनर्जाइज द डिटेक्टर, एंड सक्सीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रोसेस एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड इन द डिटेक्टर। हम लोग फाइनली एक कुछ काउंट वैल्यू देखेंगे ना हम लोग, तो कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों को एनर्जी उसके साथ इंटरेक्ट हुआ, फोटो मल्टीप्लायर बाय कुछ प्रोसेस से वो मल्टीप्लिकेशन हो, एक डिफरेंट वैल्यू देगा फाइनली ट्रांसफॉर्म होके, है ना, सिग्नल देगा। सो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, देखो सेंटीमीटर काउंटर ऐसा दिखने में होता है, ये एनालॉग टिपिकली यूज होता है, पहले जमाने में भी यूज होता था, बहुत रोबस्ट हैंडी होता है, अच्छा होता है। इसके अंदर 3 बैटरी लगता है, 3 बैटरी 1.5 वोल्ट ईच, तो 4.5 वोल्ट हो गया। और क्या है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम काउंट कैपेबिलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना, इधर एक काउंटर, इसका क्लोज व्यू में इधर देखो, इधर क्लोज व्यू में देखो, ये हाई और लो बोल के मोड रहता है, ठीक है। हाई मोड में जो भी वैल्यू मिलेगा उसके साथ 10 डिवाइड करना है, लो में जो मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट मीन्स सेम रहेगा, जो देख रहे हो डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। इसको क्यों किया गया है, ताकि आपको ज्यादा रिजोल्यूशन बढ़े। देखो वैल्यू तो इतना ही है, काटा तो इतना ही है,
सो कितना है देखो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1। सो 0 से 0.2 के अंदर कितना सब डिविजन है, 1 2 3 4, है ना। 4 मतलब 0.2 को 4 से डिवाइड करने से कितना होगा, 0.05 होगा। सो अगर हाई मोड में, ठीक है, हाई मोड में कहीं पे मिनिमम 0.05 दिख रहा है, सो रियलिटी में क्या होगा, और 10 से डिवाइड कर दो, सो 0.005 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज मिनिमम। और मैक्सिमम में क्या है, जो है वही रखना है, 1 मतलब 1। सो ये सेंटीमीटर में मिनिमम 0.005 से 1 मिलीरंजन पर आवर तक मेजर कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ गामा रे जब मेजर करते हो, उसको ये चीज याद रखो, यूरेनियम एंड थोरियम दोनों गामा रे एमिटर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यूरेनियम सीरीज में मेन डॉटर प्रोडक्ट जो बिस्मथ 214 है ना, वही 98% के ऊपर गामा रे एमिट करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरेनियम होता है, दैट इज 1.76 MeV वाला बिस्मथ 214, ठीक है। थोरियम में क्या, कौन सिमिलरली, थैलियम 208, T फॉर थोरियम, T फॉर थैलियम, ठीक है। थैलियम 208 2.62 MeV वाला करता है। तो मेनली ये दोनों मेन एमिटर होता है, ठीक है। ये है पोर्टेबल गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें जैसे कि ओनली डायरेक्ट यूरेनियम इक्विवेलेंट यूरेनियम हम बोल सकते हैं, मतलब यूरेनियम कंटेंट तो बोल ही नहीं सकते, मिलीरंजन पर आवर एक्सपोजर रेट बोल सकते हैं, बट इधर क्या है ना, हम थोड़ा बहुत यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के बारे में भी बोल सकते हैं, इन एडिशन टू एक्सपोजर रेट, ठीक है। एलिमेंटल कंटेंट को भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, अभी दिखा है ना, गामा रे का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी, पोटेशियम के लिए 1.46, थोरियम के लिए 2.62 MeV, यूरेनियम के लिए 1.76 MeV, ये देखो। तो उसके लिए क्या करता है ना, इसको ऐसा करके अपना अपना सेंटर लगा दिया, बना दिया गेट। कोई भी इंटरेक्ट हो रहा है, वो एनर्जी को अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंडीशन वही से पास करेगा। जैसे 2.42 टू 2.82 MeV का विंडो में 2.62 जाल चला जाएगा, 1.66 और 1.86 का विंडो बना के रखा तो 1.76 आराम से पास कर जाएगा, 1.36 टू 1.56 का भी विंडो रखा है तो 1.46 पास कर जाएगा। तो इसीलिए मल्टी चैनल रखा है, एनालाइज करता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक गामा रे को ये मेजर कर लेता है। तो इसमें क्या रहता है, 3 इंच का क्रिस्टल रहता है, 9 स्क्वायर इंच का क्रिस्टल रहता है, जो मेन इंटरेक्ट करता है। उसके बाद वही सिग्नल इंटरेक्शन के बाद PMT, जितना लाइट बनेगा, सिंटलेशन मतलब लाइट बन रहा है, वो लाइट मल्टीप्लाई होता है, इसमें डायोड रहता है, मल्टीप्लाई करके फोटो मल्टीप्लायर में जाके हाई वोल्टेज में और बड़ा सिग्नल देके एम्पलीफायर में जाता है, तो क्लियरली दिख जाता है। फाइनल डिस्प्ले में वो अकॉर्डिंगली देता है अलग अलग से, कैसे देता है वो भी दिखाऊंगा। सो इसको पोर्टेबल गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। सिमिलरली इसमें इसमें भी माइक्रोरंजन पर आवर में होता है, इसमें मिली रंजन, इसमें माइक्रोरंजन। हाँ, इसमें देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी इसको सेम उसी सेंटीमीटर मॉडल का ही है, सब सेंटीमीटर का ही है, इसका स्टाइल है अलग। इसको रेडिएशन सर्वेमीटर बोलते हैं। इसमें 5 बैटरी लगता है, जो दिखा है PGRS में, इसमें 3 लगता है, ये 4.5 वोल्ट, ये 5 इंटू देर मतलब क्या होगा, 7.5 वोल्ट है। लेकिन इस क्या है, बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें हम चार्ज कर सकते हैं, ये है इसका माने सुविधा। और सभी इसको काउंटर को ना कभी कभी आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड रहता है, जनरली कोबाल्ट 60 का छोटा सा एक रहता है, उससे वो तो नोन है, वो नोन को रख के कितना वैल्यू आपको पता है वो टैली कर लेना है। अगर सेम आ रहा है नोन वैल्यू, दैट मीन्स इट इज वर्किंग प्रॉपरली। इफ इट इज नॉट कमिंग प्रॉपरली इन स्पाइट ऑफ कीपिंग द स्टैंडर्ड, दैट मीन्स कुछ एरर है। तो वही वही नोन टू अननोन अगेन कैलिब्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि इधर देखो, इधर एक PGRS वैल्यू को देखो कितना अच्छा दिखता है, ऐसा ऐसा करके अलग अलग कर देता है। टोटल थोरियम दिखा रहा है, पोटेशियम दिखा रहा है, यूरेनियम दिखा रहा है, कितना कितना करके।
इसी का जूम इन किया है। सो पोर्टेबल 4 चैनल गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर का क्या है, डिजाइन टू फाइंड आउट टोटल थोरियम, टोटल भी दिखता है एकदम, टोटल काउंट थोरियम, यूरेनियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो रेडिएशन सर्वेमीटर बेसिकली डील्स विद द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ गामा रेडिएशन टोटल और स्पेक्ट्रोमेट्रिक्स, इसी को स्पेक्ट्रोमेट्रिक बोलते हैं, अलग अलग जब बोलते हो, फ्रॉम रेडियो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। So no spectrometric measurement is possible in GM tube. Thus no information about the nature of the source. So इसी में पता चल गया क्यों हम लोग सेंटीमीटर को प्रेफर करते हैं। GM ट्यूब में स्पेक्ट्रोमेट्रिक प्रोसेस नहीं होता है, सेंटीमीटर में हम लोग अलग अलग से चैनल बना के बोल सकते हैं, GM ट्यूब में वो चीज़ होगा नहीं। So सेंटीमीटर प्रोवाइड नॉलेज ऑफ पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम कॉन्सेंट्रेशंस अकॉर्डिंग टू देयर फिंगरप्रिंट, जैसा जो फिक्स्ड एनर्जी कंडीशन रहता है ना, वन कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन, वो वोल्टेज जो एमईवी का रहता है उसी के, तो ऐसा करके ही इसमें करते हैं। बट गामा रे क्या करता है, ऐसा करके जीएम ट्यूब, लेकिन सिंगुलर इसमें बोर होल में घुसा नहीं सकते, क्रिस्टल खराब हो जाता है, हाई प्रेशर में भी रहना पड़ता है। जीएम ट्यूब बहुत रोबस्ट रहता है, वो एक इसका एडवांटेज है। तो बोर होल के लिए देखो, जहाँ पे जैसा सुविधा बोला था ना, चॉइस ऑफ डिटेक्टर, जिस जगह पे जो चीज जरूरत है उसके हिसाब से आपको करना है। तो ऐसा करके आप जीएम ट्यूब को घुसा के, जीएम ट्यूब का सिग्नल इधर से इधर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई रहता है, विंच आर्मर्ड केबल, जो भी जीएम गामा रे लॉगिंग किया हो बोरल में उसको पता ही होगा, है ना। हाई वोल्टेज ये रहता है, लॉगिंग सोन्ड रहता है, सब चीज रह के इधर से ये तार से सिग्नल जाके इधर हम डायरेक्ट वैल्यू काउंट करते हैं, डेप्थ में जाएगा, डिफरेंट डेप्थ में वैल्यू देखते रहेंगे, इसे इसी के साथ लॉगिंग होते रहेगा ना। सो गामा रे लॉगिंग के बाद क्या होता है, बोरहोल में हम लोग ऑलरेडी कोड वी हैव टेकन आउट, वो कोड का भी ऐसे करते हैं ना, सो टैली हो जाता है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर बिफोर टेकिंग आउट ऑफ द कोड ऐसा था, सपोज ये कोड, ये काला कलर ब्लैक कलर का जो है कोड है, ये कोड को निकाल लो, ठीक है। सो गामा एक सेम बोर होल में गामा रे लॉगिंग मतलब क्या है, चारों तरफ का वॉल को करेगा। ये तो अभी प्रोब घुसाया, तो प्रोब तो ये तो कोड नहीं है, ये सॉलिड कोड तो एब्सेंट है, ये चैनल में प्रोब घुसा तो आउटसाइड वॉल का चारों तरफ का देखेंगे। सो आउटसाइड वॉल में चारों तरफ देख रहे, और कोड ऐसे में क्या है, ये कोड को ही डायरेक्ट मेजर करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एक बोर होल ऐसा एक रेडियो एक्टिव हॉराइजन को काट करके गया, ठीक है। तब चार केस हो सकता है। देखो, कोड ऐसे और गामा रे लॉगिंग को टैली करना क्यों जरूरी है, कभी कभी वरना मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक और जोन है, और जोन में देखो जब ये कोड भी और जोन से पच कर रहा है, तो सपोज ये पर्टिकुलर डेप्थ में जब गामा रे लग करोगे तब भी वैल्यू मिलेगा, एंड ये पर्टिकुलर डेप्थ का कोड पीस का भी जब लॉगिंग करोगे सेम मिलेगा, दैट मीन्स ओके। बट नहीं मिला तो गड़बड़ है, बट वो गड़बड़ भी एरर को फाइंड आउट करके सॉल्व भी होना है। कभी कभी गड़बड़ है बोल के एरर आ रहा है, कभी कभी सच में कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम ठीक ठाक करके मिनिलेशन है, हमारा एरर की वजह से हो रहा है। सब चीज को समझना है। जैसे कि इधर इधर देखो, इधर जब गामा रे करोगे, जीएम लॉग करोगे ना, ये जो देखो ये चारों तरफ क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये कोड पीस में बाई चांस एक डिस्क्रीट ग्रेन आ गया, सो कोड ऐसे में दिखाएगा अच्छा वैल्यू, लेकिन गामा रे लॉगिंग नहीं दिखाएगा। दैट डजंट मीन कोई भी एरर है, कोई भी एरर नहीं एक्यूरेट है, बट सिचुएशन ही ऐसा है। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोड पीस में वो पर्टिकुलर डेप्थ में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इधर डिस्क्रीट गेन के लिए गामा रे लॉगिंग में एक्टिविटी आ गया। और एक चीज होता है, ओवर एस्टिमेशन का डर क्या होता है, कभी कभी कोड में देख रहे हो कम वैल्यू आया, लेकिन जब सेम डेप्थ में गामा रे लॉगिंग कर रहा हो, ये तो और बॉडी है ही, उसका सराउंडिंग दूर से भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ जा रहा है, इधर का दूर का जो सिग्नल, तो इफेक्टिवली ये जो डेप्थ इंडिकेट कर रहा है ना, वो ओवर एस्टिमेशन कर देता है। इसको कभी कभी मास इफेक्ट्स बोलता है। तो ये मास इफेक्ट्स को लेकिन मास डिफेक्ट्स के साथ या क्रिटिकल मास के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मास डिफेक्ट्स क्या है, मास डिफेक्ट्स ये है कोई भी एलिमेंट का जो बहुत सारा
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एटम का रहता है कंपोनेंट्स, तो सभी कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली अगर टोटल मास काउंट करोगे, हाँ, अगर सपोज एक फिशन हो गया, फिशन होने के बाद सब टुकड़ा को एक जगह रखे जब वजन वेट मेजर करोगे, और फिशन होने के पहले था उसका वजन मेजर करोगे, ये वेट में डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, उसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट। कहाँ चला गया? सर्टेन अमाउंट ऑफ मास हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वही तो फिशन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी तो वही है, सो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलता है। सो ये जो डिस्क्रिपेंसी है बिफोर और आफ्टर फिशन, उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल मास क्या है? तो फिर क्रिटिकल मास है फिशन, मतलब तो क्या है, कुछ कुछ नेचुरली फिसाइल एलिमेंट है जो फिशन करता है, तो फिर क्या सब ब्लास्ट हो जाएगा, सब सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होगा? नहीं। फिशन क्यों होता है? फिशन होता है जब एलिमेंट ब्रेक डाउन होता है, तब डिफरेंट न्यूट्रॉन निकलता है, 2 3 4 न्यूट्रॉन डिफरेंट एनर्जी का निकलता है। आउट ऑफ दैट कुछ कुछ न्यूट्रॉन अगेन रिएक्ट करता है। बट अगर तुम्हारा मटेरियल एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सो वो न्यूट्रॉन खाली निकल जाएगा ना। सो क्रिटिकल मास इज द मिनिमम मास रिक्वायर्ड टू हैव ए सस्टेनेबल चेन रिएक्शन। एटम बम में क्या करता है? एटम बम में बहुत सारा नेचुरली फिसाइल, जो नेचुरल फिसाइल है ना, वो रहता है, U-235 भी मान लो, बहुत सारा रहता है, 95% के ऊपर लेके जाते हैं परसेंटेज, और काफी इनफ क्वांटिटी में रखता है। तो उतना क्वांटिटी में थोड़ा सा एक फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाने से विद इन ए नैनो सेकेंड पूरा होते होते चेन रिएक्शन होकर बम फट जाएगा। लेकिन अगर उतना मास मौजूद नहीं रखा, अलग अलग चेम्बर में रखा और डिस्टेंस में रखा, तो वो चेन रिएक्शन होने से भी वो बड़ा भयंकर नहीं होगा ना। सो क्रिटिकल मास का इम्पोर्टेंस वही है। अभी इधर देखो, इधर ये जो बोरहोल है, इसमें क्या है? ओर जोन इधर है, हाँ, इसका बाहर में दो एक डिस्क्रिट ये है। लेकिन कभी कभी हमारा एरर क्या होता है, देखो इधर से हम लोग शिफ्ट कर दिया, हम लोग ये डेप्थ तो शिफ्ट हमारा विंच का प्रॉब्लम है, तो ये वाला हमारा मैनुअल एरर हो गया ना शिफ्टिंग। इधर 0 to 0 मैच होना है। सो बोरहोल में कोड में जो डेप्थ दिखाएगा, गामा रे लॉगिंग डिफरेंट दिखाएगा, बट ये मैनुअल एरर है। सी ऑल टाइप का एरर, ऑल टाइप का कंडीशंस को समझ के तब दोनों को टैली करना है, तभी एक्सप्लोरेशन में आप प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ला पाओगे। उसके बाद और एक चीज है, देखो डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। डिसइक्विलिब्रियम फैक्टर क्या है? कोई भी जो लैब में यूरेनियम ऑक्साइड मेजर कर रहा, अभी जो दिखा रहा था रेडियो इक्विवेलेंट U38 जो हम लोग दिखा है ना अभी, इसमें मल्टी चैनल एनालाइजर, या फिर ये जो PGRS में रेडिएशन सर्वेमीटर RSM जिसको बोला, जो बैटरी में होता है, तो ये सब इंडिविजुअल काउंट भी देता है ना, यूरेनियम सोडियम पोटेशियम कंटेंट। बट अगर देगा वो कैसे देता है? यूरेनियम का 2 सीरीज है, पेरेंट सीरीज डॉटर सीरीज बोला था ना, उसके नीचे रेडियम सीरीज है, फर्स्ट यूरेनियम सीरीज है। यूरेनियम खुद ही ब्रेक डाउन होकर रेडियम में बनता है, फिर रेडियम फर्दर ब्रेक डाउन होकर उसका फर्दर डॉटर बना के इवेंचुअली लेड में आके स्टेबल होता है ना। तो जब रेडियम सीरीज मैक्सिमम गामा रे एमिटर है, जो बिस्मथ 214 बोला, सो एक्चुअली हम लोग जब रेडिएशन मेजर कर रहे हैं, किसका मेजर कर रहे हैं? बिस्मथ 214 का, दैट इज रेडियम ग्रुप का, है ना। उसको हम लोग प्रोजेक्ट करके सोच रहे हैं कि इतना बिस्मथ है तो इतना यूरेनियम से आया होगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूरेनियम, ठीक है। तो एक्चुअल यूरेनियम डिफरेंट हो ही सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो डॉटर प्रोडक्ट है बाहर से एक्स्ट्रा आ गया, ऐड हो गया, या फिर कभी कभी यूरेनियम तो लीचेबल होता है, पेरेंट निकल के चला गया, हालांकि डॉटर रह गया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा ना। डॉटर बोलेगा कि इक्विवेलेंट इतना, तो इतना पेरेंट शायद है, लेकिन रियलिटी में पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है, गामा रे का
टोटल इक्विवेलेंट यूथेरियोइड होने से क्या होता है, कभी कभी गामा रे थोडियम से भी कंट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन बहुत गलती दिखाता है, इसीलिए बीटा गामा यूज होता है। उसमें क्या होता है, अलग से एक टर्म होता है रेडियम इक्विवेलेंट यूथेरियोइड। सो 3 टर्म है, एक एक्चुअल यूथेरियोइड, केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट एक्चुअल आएगा, बट फिजिक्स में इक्विवेलेंट यूथेरियोइड, रेडियम इक्विवेलेंट यूथेरियोइड एंड यूथेरियोइड, ठीक है। सो ये तीनों चीज जरूरत होता है। एक्चुअल यूथेरियोइड फाइनली मेजर करता है, उसको काउंट मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। मेन तो हमारा देता है इक्विवेलेंट यूथेरियोइड, रेडियम इक्विवेलेंट यूथेरियोइड, उधर से डिसइक्विलिब्रियम फैक्टर एंड बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक कैलकुलेशन करके एक्चुअल यूथेरियोइड ये लोग मेजर करते हैं। हालांकि सेम सैंपल का केमिस्ट्री वैल्यू डायरेक्ट यूथेरियोइड देगा, डायरेक्ट यूरेनियम देगा, तो वो भी बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोलने से हम केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, हालांकि फिजिक्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। सो एक दूसरे का कॉन्टेम्पोररी क्या बोलते कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से यूज करना बेस्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल कभी भी इंटरप्रेट करने से यूरेनियम सीरीज का जो 2 ग्रुप्स है, U235, U238 एंड थोडियम 230, एंड रेडियम ग्रुप उसी का फर्दर जो होता है रेडियम 226 से 206 लेड ऑन अप टू 206, ये 2 ग्रुप जनरली इक्विलिब्रियम में रहना बेस्ट होता है, बट नॉट नेसेसरी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। सो अगर इसको सम अप करोगे क्या होगा, अभी बोला 98% फ्रॉम रेडियम ग्रुप, 2% आता है अदर्स ऊपर से, and in any uranium deposit if uranium group is leached away there will be no appreciable change in gamma activity। देखो कितना डेंजरस है, that is equivalent यूथेरियोइड will be more than यूथेरियोइड, क्योंकि एक्चुअल यूथेरियोइड मतलब पेरेंट, वो तो निकल चला गया है ना। so यूथेरियोइड is an expression of total gamma activity and यूथेरियोइड is naturally actual uranium oxide। ऑक्सीजन टू यूरेनियम रेशियो क्या होगा, 8:3। फॉर डेफिनेशन ऑफ यूथेरियोइड फर्दर आप देख सकते हो, ये तो कभी भी मिलेगा। सो इन केस ऑफ फ्रेश डिपॉजिट गामा एक्टिविटी विल बी वेरी लो। सो इसमें फिर उल्टा होगा, यूथेरियोइड इज लेस देन यूथेरियोइड। रियलिटी में यूरेनियम सटक से आ गया बहुत फास्ट, बट उसको डिसइंटीग्रेट अभी तक हुआ नहीं ना उतना, तो रिसेंट बहुत फ्रेश फास्ट डिपॉजिट हो जाने से वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे, तो सब सेंटीमीटर को वैल्यू नहीं देगा। तो कोई भी ओनली सेंटीमीटर देख के जाने से सब कुछ होता नहीं है। एंड मोर ओवर सेंटीमीटर में अभी बोल रहा था ना कि एनालॉग में मिली रंजन दिखाता है एंड डिजिटल में माइक्रो रंजन दिखाता है, तो XBGC बोलना भी बहुत डेंजरस होता है, समझ लो। जब एक जगह पे देख रहे हो 2 मिली रंजन पर आवर, हाँ या सॉरी 2 बोल रहा हूँ, मान लो 0.5 मिली रंजन पर आवर एक जगह पे देख रहे हो, और उस जगह का बैकग्राउंड देख रहे हो 0.1, तो 5XBG बोलोगे, 0.1 का 5 टाइम्स 5.5, लेकिन पॉइंट सिमिलरली माइक्रोरंजन में देख रहे हो 2 माइक्रोरंजन, उसका 5 टाइम्स होगा 10 माइक्रोरंजन, बट रियलिटी में 10 माइक्रोरंजन पर आवर का कोई वैल्यू कोई मतलब ही नहीं, 5x ही हो रहा है ना। सो 0.1 का 5 टाइम्स 0.5, 0.1 मिली रंजन का, बट इन टर्म्स ऑफ माइक्रोरंजन क्या है वो बहुत कम हो जाएगा ना। सो XBG को समझ के यूज करना है, रियलिस्टिक एक्चुअल वैल्यू हमेशा जरूरत होता है। XBG कितना टाइम ऑफ बैकग्राउंड बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। एक जगह का बैकग्राउंड है 100 माइक्रोमीटर माइक्रोरंजन, सॉरी 100 माइक्रोरंजन, सो 0.1 मिली रंजन हो जाएगा है ना। तो 0.1 मिली रंजन का 2 टाइम्स है 0.2, लेकिन 100 माइक्रोरंजन का 2 टाइम्स होगा 200 माइक्रोरंजन, समझ रहे हो बात। सिमिलरली 1 माइक्रोरंजन का भी मल्टीप्लीकेशन 2 होने से 2 माइक्रोरंजन, सो 2x बोलने से क्या मतलब हो रहा है, सो इसीलिए XBGC को सोच के बोलना है। Now thorium series is always equilibrium owing to short half life of daughter, बट थोरियम सीरीज का डॉटर का शॉर्ट हाफ लाइफ रहता है, लेकिन यूरेनियम 238 का बहुत हाई हाफ लाइफ रहता है ना।
लॉन्ग हाफ लाइफ रहता है। सो 1 ग्राम ऑफ थोडियम इज इक्विवेलेंट टू 0.45, ये याद रखो, ग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम यूरेनियम है इन टर्म्स ऑफ गामा एक्टिविटी। And 1% of potassium is equivalent to 2 ppm approximately uranium in terms of gamma activity। ठीक है, जब इक्विवेलेंट यूरेनियम मेजर कर रहे हो फील्ड में तो फिर अगेन उसको टोटल को भी इक्विलिब्रियम मान के इक्विवेलेंट यूरेनियम मेजर कर सकते हो। डिफरेंट चैनल में कितना थोडियम दिखा रहा है, कितना पोटेशियम दिखा रहा है, उसको भी यूरेनियम मान लो। बट उसका क्या मतलब है, फाइनली आपको लैब में बीटा गामा से भी करना है। Now, a widely spread material of low activity may give due to mass effect। अभी mass effect बोल रहा था ना, high detection in the instrument, वो सब चीज में आपको समझना है, बहुत सोच समझ के करना है। फर्दर गामा रे फ्रॉम बारीड रेडियो एक्टिविटी, वो जो मैथमेटिक्स भी दिखाया ना, कैलकुलेशन फैक्टर्स, रॉक सॉइल के लिए अलग होगा। 50% गामा रे ऑब्जर्व होता है 6 सेंटीमीटर रॉक या 10 सेंटीमीटर सॉइल, या एयर में देखो कितना दूर तक जाता है, 130 मीटर ऑफ एयर। सो गामा रे आर एब्जॉर्ब बाय 20 सेंटीमीटर रॉक, 35 सेंटीमीटर सॉइल और 440 मीटर ऑफ रॉक्स, जब 90% रहेगा, 90% के टाइम। सो इसीलिए एयरबोर्न गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री होना इजी हो जाता है। बाकी चीज तो आप एयर से बाकी रेडिएशन मेजर कर भी नहीं पाओगे ना। ठीक है, सो अभी इतना मैं रख सकता हूँ, अदरवाइज ये दोनों चीज आपको फर्दर ऐड कर देता हूँ। आप चाहो तो पॉज करके पार्शियल करके ये टोटल टॉप को देख सकते हो, बट मैं इसको कंटिन्यू करके कवर कर देता हूँ आज। नेचुरल रिएक्टर इन द अर्थ, ये गैबन के बारे में, आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, इसके लिए मैं और एक नेक्स्ट वीडियो रखता हूँ। So this is the end of this video. We will be assembled soon with this natural reactor.